स्वागत है आपका जीनियर साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के बारे में। दोस्तों बहुत ही बड़े एमसीक्यू में आपके सामने लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर दोस्तों, यानी कि अपन अल्टरनेट वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। और मेरा भरसक प्रयास रहने वाला है कि जो छात्राएं जो बीएससी एग्जाम 2026 को टारगेट कर चुके हैं और हर हालत में उनको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों आप जो लोग वीडियो पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आए हैं जो शिक्षण अभिरुचि से बिलोंग करते हैं दोस्तों, जो आपके कौन से सब्जेक्ट से शिक्षण अभिरुचि से बिलोंग करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि अभिवर्धी का आशय क्या है। मतलब जो अभिवर्धी होती है, ठीक है ना, उसका मतलब क्या है, उसका मीन्स क्या है, आशय क्या है। तो अभिवर्धी का आशय हमारे पास है कि किसी वस्तु को स्वीकारना। देखिए दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में ढेर सारी चीजें जो है हमारे दैनिक रूटीन में आती है। हम अगर किसी चीज को स्वीकार करते हैं या हम उसके अपोजिट साइड को देखिए, हम अगर किसी चीज को स्वीकार करते हैं या उसको अपन इग्नोर करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो वो भी क्या है, अभिवर्धी है दोस्तों। क्या है, अभिवर्धी है। तो अभिवर्धी का आशय क्या है, किसी वस्तु को स्वीकारना या किसी वस्तु को अस्वीकार करना। दोस्तों दोनों बातें हैं, अस्वीकारना तो स्वीकारना और अस्वीकारना दोनों ही जो है एक्सेप्ट करना, नॉन एक्सेप्ट करना, ये दोनों बातें जो आती है वो किस में आती है, अभिवर्धी के अंदर आती है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर की संज्ञा किसने दी गई थी। किसे दी गई है, स्वतंत्र चर की संज्ञा किसको दी गई है दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया के अंदर। यानी कि आप देख लीजिएगा, एक छोटे से स्कूल के अंदर देख लीजिएगा, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा स्वतंत्र चर कौन होता है, कि शिक्षक होता है दोस्तों। यानी कि शिक्षक खुद डिसाइड करता है कि मुझे क्या चीज बच्चों को पढ़ानी चाहिए। मतलब शिक्षक ये डिसाइड करता है कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं और बच्चे उस चीज को किस वे में एक्सेप्ट करें, यानी कि कौन सा तरीका ऐसा है जिससे कि बच्चा बहुत ही जल्दी उस चीज को समझे, परखे और क्रिटिसाइज करे दोस्तों। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंदर स्वतंत्र जो चर है वो संज्ञा दी गई है, किसे दी गई है, टीचर को दी गई है, मतलब शिक्षक को दी गई है। मतलब ये जो पोर्शन रहने वाला है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि छात्रों के सामने, भाई लोग, आप लोगों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और ऐसा लगता है कि यार ये चारों ही सही है, कौन सा राइट करें। तो यहाँ पर डिसीजन लेना बहुत बड़ा ट्रबल में रहता है कैंडिडेट। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कीजिएगा जिसमें आपको पूरा माइंड लगाना पड़ेगा। मतलब शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर, मतलब शिक्षक की वो चीज है जो ये डिसाइड करेगा कि मैं बच्चे को कैसे जल्दी समझ में आए, उसका इंटेलिजेंस क्वांटिटी पॉइंट को वो समझ सके दोस्तों। तो इसके अंदर शिक्षक आएगा दोस्तों। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छिपा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अधिगम क्या है, मतलब बच्चा कैसे सीखे, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो अधिगम क्या होता है, अरे व्यवहार के कारण व्यवहार में अगर परिवर्तन आता है, हम लोगों के व्यवहार के अंदर ही किसी व्यवहार के कारण अगर परिवर्तन आ रहा है दोस्तों, तो उसी को हम अधिगम कहते हैं। ये कथन किसने दिया था, तो ध्यान दे लीजिएगा, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था गिलफोर्ड, ठीक है ना। गिलफोर्ड थे जिन्होंने कहा था कि व्यक्ति के व्यवहार के कारण ही उसके व्यवहार में अगर डिप्लोमेटिक रिएक्टिविटी होती है, दैट मीन्स उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसी को अपन कहेंगे अधिगम। यानी कि लर्निंग पॉइंट वही है दोस्तों, सीखना व्यवहार के कारण ही होता है और व्यवहार में ही परिवर्तन होता है। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अब पहले तो ये देख लीजिएगा आप लोग, भाई लोग, कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है। देखो आरटीई के तहत अगर प्रौढ़ शिक्षा की बात आई है तो वो 11 से 19 या 18 साल के बच्चे जो है जो स्कूल से ड्रॉप हो चुके हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो स्कूल के अंदर नहीं आते हैं, वो स्कूल से किसी कारण से बाहर हो चुके हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो, और उनकी एज जो है इसके अंदर आती है, एडोलसेंस के अंदर आती है, तो उनको आप प्रौढ़ शिक्षा दे सकते हो। तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, साक्षरता। दैट मीन्स उन बच्चों को किसी भी प्रकार से जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं
उनको आप शिक्षा की मुख्य लहर से आपको जोड़ना है, मुख्य धारा से उसको जोड़ना है आरटी के तहत। आरटी यही कहता है, आरटी का कॉन्सेप्ट भी यही है। तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है? साक्षरता, कैसे भी करके उनको साक्षर बनाए दोस्तों, ठीक है ना। जो ड्रॉप आउट बच्चे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, आज से लगभग 2 या 3 साल पहले ये एक एनजीओ ने ये कदम उठाया था कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो जो इस उम्र के जो बच्चे हैं, जो एडोलसेंस, जो टीनेजर हैं और जो किसी भी कारण से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो कहने का मतलब उनको, उन बच्चों को बाहरी शिक्षा का अनुभव दिया जाए, उनको साक्षर किया जाए। तो प्रौढ़ शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है उनको साक्षर करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों कि शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है, शिक्षण प्रक्रिया में क्या चीजें शामिल है दोस्तों, तो देख लीजिएगा। अरे भाई देखिए, एक स्कूल होता है, छोटा स्कूल, बड़ा स्कूल, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें 3 बड़ी अहम चीजें होती है। यानी कि शिक्षण सामग्रियां तो होनी चाहिए, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे हाथ में मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, तब अपन शिक्षण को बहुत ही अच्छा प्रभावी बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, माइंड को थोड़ा फ्रेश करके, आप माइंड को वॉश करके यूज कीजिएगा कि शिक्षण प्रक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल है। ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्ट 1 वर्ड टाइप के आपके आंसर दे रहा हूँ। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंदर एक तो होना चाहिए पढ़ाने वाला, तो दैट मीन्स आपके पास आ चुका है शिक्षक। एक तो शिक्षक होना चाहिए, और दूसरे लोग वे लोग जो पढ़ने का इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो यानी शिक्षार्थी होने चाहिए। और तीसरी चीज है सबसे बड़ी, वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो 3 चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, एक तो होना चाहिए शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी, और तीसरा है हमारे पास सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, ठीक है ना दोस्तों। तो शिक्षण में ये चीजें शामिल होना बहुत जरूरी है, मस्ट बी नेसेसरी पॉइंट ऑफ व्यू है। अगला क्वेश्चन हमारे पास वीडियो के अंदर है दोस्तों कि अधिगम की प्रकृति कैसी दिखाई देती है, यानी कि अधिगम की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों अधिगम की प्रकृति जो होती है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक अल्टरनेट प्रोसीजर होना चाहिए दोस्तों, यानी कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए, और उसके अंदर मुख्य उद्देश्य शामिल होने चाहिए, यानी कि उत्पाद होने चाहिए दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि शिक्षण के लिए क्या असत्य है, मतलब शिक्षण के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा। तो शिक्षण का मापन नहीं किया जाना चाहिए, शिक्षण का मापन कभी अपन नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसके लिए कोई एज कंफर्म नहीं है कि यहाँ तक ही शिक्षा है, वो बूढ़ा हो यानी कि प्रौढ़ और वृद्धावस्था के अंदर भी वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो शिक्षण का कहीं ना कहीं मापन नहीं किया जा सकता, यही इसके लिए सबसे बड़ा जो है एक असत्य कथन होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। अरे भाई लोगों, विद्यालय के अंदर पाठ्य सामग्री जो होती है, जो हमारे पास सिलेबस होता है, उसका मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि पाठ्यक्रम में अभिरुचि का विकास होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए भाई लोगों कि बच्चे रुचि लें उनको पढ़ने में। जैसे कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की क्लासों के अंदर हम प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, कविताओं के बेस से पढ़ाते हैं, मतलब जो है गायन प्रतियोगिता की तरफ से, गायन मेथड से पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चों का। तो मेन बात यही है कि पाठ्यक्रम में क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि बच्चे पढ़ने में रुचि लें। तो भैया देखो, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों की अभिरुचि का विकास हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि शिक्षण की त्रिस्तरीय प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण की तीन स्तर बताए गए हैं। तो शिक्षण की त्रिस्तरीय प्रक्रिया के अंदर बताने वाले जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था। तो दोस्तों भाई लोगों, मैं आपको बहुत बड़ा एमसीक्यू बताने वाला हूं दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि के लिए ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन डीवी जो थे वो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, शिक्षाविद थे, जिन्होंने ये बताया कि शिक्षण प्रक्रिया के त्रिस्तरीय जो स्टेज है, उनमें सबसे पहला है ज्ञानात्मक स्टेज यानी ज्ञानात्मक अवस्था, दूसरी है अवबोधक, और तीसरा है चिंतन। तो ये 3 स्तर किन्होंने बताए थे, जॉन डीवी ने बताए थे। और जॉन डीवी से रिलेटेड एक और बहुत बड़ा एमसीक्यू मैं आपको बताने वाला हूं, नोट कर लीजिएगा। जॉन डीवी को प्रगतिशील दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई लोगों आपके सामने आ रही है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक इनको कहा जाता है, तो जॉन डीवी को कहा जाता है।
मतलब वर्तमान के अंदर शिक्षा को जितना ज्यादा महत्व दिया गया है वो उसके लिए पूरा क्रेडिट जॉन डीवी को जाता है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी है। तो भाई लोगों, मुझे उम्मीद है पूरी कि इस छोटे से वीडियो के अंदर 8-10 क्वेश्चन जो शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे दोस्तों। और भी इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों, और बहुत ज्यादा कंसिस्ट होके भाई लोगों पढ़े, क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अप्रैल के बाद मई के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर कंफर्म है, मान के चलिए आप। और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाने वाला हूं दोस्तों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। और आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो उनको मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर, अपने आसपास साफ सफाई रखें।